काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि योगा मत करना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, योगा मत करना आपका नी का दुखाव बढ़ेगा, बट योगा से वो सब ठीक होता है। जैसे एज बढ़ती है ना, तो सबसे पहले तो उनके बोन डेंसिटी कम होने लगती है, उनके मास बॉडी मास मसल्स में भी लॉस होने लगता है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। योग जो है वो चित्त यानी मन की शांति के लिए है। कांस्टेंट हम रोज़ करेंगे ना, तभी हमें उसके बेनिफिट मिलते हैं। फिजिकल लेवल पे प्रेजेंस में रहना, ना पास्ट ना फ्यूचर बट प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ विथ अवेयरनेस में रहना, वो योग है। आज हमारे साथ है श्री भरत भाई चावड़ा। ये लगभग 2005 से योगा टीचिंग करा रहे हैं। नमस्कार भरत भाई। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। सबसे पहले तो थैंक यू अनफिल्टर वॉइस का, कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं मेरे मंतव्य रख पाऊँ, जो समाज के काफ़ी वर्ग तक मेरे ये बातें पहुंच पाए। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो आपसे डेब्यूट हो रहा है। योग का आज के जीवन में महत्व, योग आदिकाल से यानी भगवान शंकर भगवान के टाइम से योग चल रहा है, और वो निरंतर चल रहा है। जैसे दैट टाइम इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और वो सब नहीं था, फिर भी योगा का महत्व उस समय भी उतना ही था जो अभी भी है। बट हमारी अभी की जो लाइफस्टाइल है, मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे जो चार बॉम्बे के, अरे इंडिया के जो चार स्टेट्स है बड़े, उसमें भी जो हाईएस्ट जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है, वो सब राज्यों में जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी लाइफस्टाइल होती है कि एकदम फास्ट, यानी हर एक समय की एक एक कीमत होती है। और जो फास्ट लाइफ में हमें अगर साथ में रहना है, तो हमारा माइंडसेट, बॉडी और सबका संतुलन इतना बनाए रखना पड़ता है कि कई बार हमारा मन दौड़ता है बट शरीर ऑफिस में बैठा रहता है। यानी ऑफिस में बैठे बैठे हम इतना सब सोचते हैं, इतना सब कार्य करते हैं कि जो फिज़िकल बॉडी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो योग जो है वो चित्त यानी मन की शांति के लिए है। फिज़िकल एक्टिविटी के साथ थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन करे, तो अपने आप वो बैलेंस होने लगता है। योग का फिज़िकल लेवल पे ये महत्व है, बट योगिक लाइफ़स्टाइल जैसे हम करेंगे तो अष्टांग योग की तरह अगर जीना हमने शुरू किया, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो 4 बहिरंग योग है ना, वो हमें डे टू डे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वो आने वाले हमारी बातचीत में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाते, लेट सोते, लेट उठते। तो उन लोगों के लिए अगर योगा शुरू करना हो तो सिर्फ स्टार्टिंग में समझो 15-20 मिनट का रोज योगा करे तो क्या वो इनफ है। योग की प्रैक्टिस, जैसे जो फाइनेंस सेक्टर में है उन्हें एसआईपी का इम्पोर्टेंस मालूम होगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही मैं सभी को समझाता हूँ कि अपने 24 घंटे में से रोज़ का थोड़ा समय अपने लिए, जिसे हम मी टाइम भी आजकल कहते हैं कि मी टाइम मेरा अपना समय। तो जो ज़्यादातर लोग अपना जो समय है वो मोबाइल में यूज़ करते हैं, कि मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, उसके बदले अगर 20 मिनट भी अगर आपने अपने लिए निकाला फॉर द योगा पर्पस, योगा मैट लगाई या कोई भी एक आसन अच्छे से लगा के उसमें बैठे, और कुछ एक्टिविटी भी ना करो, जस्ट अपने आप में शांत बैठो, थोड़े आसना, थोड़े स्ट्रेचिंग, 10 मिनट के सपोज आसना किए और 10 मिनट आंख बंद रख के सांस पे ध्यान भी दिया ना, तो 20 मिनट से शुरुआत कर सकते हो अपने एसआईपी की। जो रोज़ 20-20 मिनट आप दे रहे हो ना, वो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एक बूस्टर पॉइंट देगा। तो ये जो करना चाहते हैं योग, उन्हें रेगुलराइज करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो कांस्टेंट हम रोज़ करेंगे ना, तभी हमें उसके बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दिन किया, आज 21 जून आई है, इंटरनेशनल योगा डे आया है, तो हम चलो योगा कर लेते हैं, बाद में सीधा अगले साल करेंगे, उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समय अपने आप को देना स्टार्ट करो और वो समय से योगा प्रैक्टिस करो, उसमें मैं बहुत सारे नहीं कर रहा हूँ, खाली आसन एंड प्राणायाम पे ध्यान दो। आसन एंड प्राणायाम से शुरू शुरू कर करना है, और वो जो शुरुआत है ना, वो धीरे धीरे तुम्हें आगे की तरफ अपने आप ले जाएंगी। बट
कहीं न कहीं हमें शुरू तो करना पड़ेगा ना। जैसे हमें यहाँ से लंदन जाना हो या यूएस जाना हो, तो एटलीस्ट हमें घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना। तो घर से निकलने की जो शुरुआत है ना, वो 20 मिनट से दो। 20 मिनट का टाइम अगर आपने देने लगा, अपने आप उसका एक टेस्ट डेवलप होता है। इट्स नॉट ईज़ी कि इसमें ग्लैमर नहीं है। योगा की प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूज़िक होगा, लाउड म्यूज़िक होगा, नाच-गाना होगा। वो एकदम अंदर जाने वाली बात है, शांत होने वाली बात है। ज़्यादातर लोग हाइपर एक्टिव्स रहते हैं, जो बाहर की तरफ उलझे ज़्यादा रहते हैं, और जो बाहर की तरफ उलझे बहुत रहने की वजह से कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है, तो वो पूरे अंदर भी चले जाते हैं। यानी जो बाहर भी बहुत है, जो डिप्रेस है वो पूरे अंदर भी बहुत है। उसे इक्वल लाने के लिए थोड़ा-थोड़ा उन्होंने योगा की प्रैक्टिस करने लगे ना, तो माइंडसेट एज़ वेल एज़ उनका फिज़िकल अपीयरेंस सब बराबर होने लगेगा और वो प्रेज़ेंस में रहने लगेंगे। और काफ़ी लोग हैं जिनका लाइफ इरेगुलर है। जैसे टाइम पे कुछ लोग होते हैं टाइम पे सोते उठते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो डीजेज है या ऐसे लाइमलाइट वर्किंग में है, तो उनका काफ़ी लाइफस्टाइल इरेगुलर होता है। तो वो कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं योगा को? मतलब वो टाइम चेंज होगा तो चलेगा, कैसा होता है? जैसे अभी मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, या कई कई लोगों का बिज़नेस ऐसा है कि जो वर्ल्ड के दूसरे देशों से साथ कनेक्टेड है। जैसे बॉम्बे में रह के उनका बिज़नेस यूएस में है, तो उनका वहाँ नाइट होता है, यहाँ पे दिन होता है। तो हमें यहाँ के नाइट के काम समय पे काम करना पड़ता है। तो टाइम फ्रेम का डिफरेंस होने की वजह से कई लोग की लाइफ ऐसी होती है कि इनरेगुलर, यानी रात को जागते हैं, दिन में सोना पड़ता है, यानी रेस्ट करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ पूरा टाइम जागना पड़े। ऐसे एक टाइप के काफ़ी लोग हैं ऐसे कि जिनका इस तरह का बिज़नेस है, और कई लोगों की ऐसी लाइफ़स्टाइल भी है, तो जो रात को लेट नाइट तक जागते हैं और मॉर्निंग में आराम से उठते हैं। उन सब के लिए अगर आप योगा का समय निकालना है, तो इवनिंग का समय कर लो, यानी शाम को आप योगा प्रैक्टिस कर लो और फिर अपने काम पे फोकस देके काम करो। बट कहीं न कहीं अपने में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। यम एंड नियम जो है ना, पहले 2 स्टेप ऑफ द अष्टांग, वो अप्लाई करके थोड़ा-सा हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये योगा प्रैक्टिस यानी ऐसा नहीं है कि चलो आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी देख के आ गए और वापस उसकी स्टोरी थी थोड़े दिन याद रहती है, उनके गाने थोड़े दिन याद रहते हैं, बाद में भूल जाएँगे। योगा ऐसा है कि आज जो किया है, उसका ही कंटिन्यूटी कल भी होगा, उसका ही कंटिन्यूटी नेक्स्ट डे भी होगा, यानी वही एक ऐड ऑन, ऐड ऑन, ऐड ऑन करने वाली प्रैक्टिसेस है। तो सेम प्रैक्टिसेस एवरीडे एक साधना के जैसे करने लगेंगे ना, तब जाके हमें कहीं न कहीं उनके बेनिफिट्स मिलने की शुरुआत होती है। वो फिज़िकल लेवल पे बेनिफिट्स, इमोशनल एंड मेंटल लेवल के बेनिफिट्स के लिए तकरीबन 100 दिन तक हम एक एक नियमित तौर पे, सपोज़ समय नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रायोरिटी बदलती है, अर्निंग का इतना रश रहता है, और जो इतना अर्निंग करने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़े रिलैक्स होते हैं, मोबाइल देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो उनके बदले जो वो टाइम है उसमें वो योगा की प्रैक्टिस करने की शुरुआत करें, और थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स, यानी रिलैक्स मोड पे रखें। जैसे हमारा मोबाइल की बैटरी लो होती है तो हम चार्ज में रखते हैं, जैसे वो मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, वापस वो फुल फंक्शनिंग में यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, तो अनवांटेड वीडियोज़ एंड अनवांटेड फ़ोटोज़ या फाइल्स हम डिलीट करने लगते हैं, तो फिर से मोबाइल बराबर रन करना स्टार्ट होता है, उसकी मेमोरी एम्प्टी हो जाती है। वैसे ही योगा की प्रैक्टिस भी है, जो टाइम टू टाइम हमारे मन को और हमारे शरीर को रिफ़्रेश कर देती है। अच्छा, योगा जो है वो सिर्फ बॉडी के लिए या माइंड के लिए या दोनों के लिए? जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है कि बॉडी के लिए है कि माइंड के लिए? तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी आँख है, तो ये आँख के लिए है कि शरीर के लिए? आँख भी शरीर का ही एक अंग है, मन भी शरीर का ही एक अंग है। यानी मन के बगैर शरीर नहीं है, माइंड माइंड के बगैर शरीर भी नहीं है, और शरीर जो मन है, वो बगैर शरीर के भी नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ है। माइंड, बॉडी एंड ऑल्सो सोल। सोल यानी आत्मा, आत्मा के साथ हम ऐसे भी कहें कि माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ, वो तीनों का जुड़ना अपने आप में योगा होना हो। यानी हमारा मन कहीं और होता है, हम फिजिकली यहाँ पे बैठे हैं बॉम्बे में, और मन कहीं और है, और वो जो मन कहीं और है उसकी वजह से मेरी ब्रेथ है ना, अप एंड डाउन है। जैसे मुझे कुछ याद आ गया कि जिसमें मेरा कुछ लॉस है या मेरा मेरा फियर है,
तो मेरी सांसें फास्ट हो जाएंगी, फास्ट फास्ट फास्ट। सो माई माइंड इज समवेयर, माई फिजिकल बॉडी इज हियर, बट माई ब्रेथ इज इन नॉन माई कंट्रोल, यानी मेरा कंट्रोल ही नहीं है, संयम ही नहीं है। तो अभी ये तीनों स्कैटर्ड है, तीनों अलग है। मैं फिजिकली यहाँ पे हूँ, बट मेरा मन कहीं और है, और मेरी सांसें भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब योग क्या है कि शरीर, जो बाहर गया हुआ मन है उसे शरीर पे ले आया। मेरी सांसों को अगर मैंने देखा, हाँ फास्ट है, हाँ तो मैं उसे स्लो, धीमा करूँ, धीमा करूँ। नाउ विद इन 1 और 2 मिनट्स मेरे शरीर के साथ मेरा माइंड भी यहीं पे रहेगा, मेरा ब्रीदिंग ऑब्जर्व करने लगेगा, तो माइंड बॉडी एंड ब्रेथ अपने आप थोड़े समय में एक होने लगते हैं। अब ये जब अलग होते हैं तो तीनों थकते हैं, और जब तीनों साथ में रहते हैं ना तो तीनों को रेस्ट मिलता है। दैट मीन्स ये वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो होप कि ये माइंड बॉडी और ब्रेथ तीनों के लिए है। आपके हिसाब से योगा का असली मकसद क्या है? योग शब्द का जो डेफिनेशन है ना, जुड़ना। और पतंजलि ऋषि ने योग शब्द का डेफिनेशन दिया है चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त वृत्ति निरोध। तो जुड़ना और चित्त की वृत्तियों का निषेध करना, अनवांटेड क्लटर्स को हटा देना। जो भी चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां है, तो क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, तो वो हमारी एक्शंस एंड थॉट्स से उन सबको हटाना, ये मेरे हिसाब से योग है। फिजिकल लेवल पे प्रेजेंस में रहना, न पास्ट न फ्यूचर बट प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ विथ अवेयरनेस में रहना, वो योग है। योगा को एक लाइफस्टाइल के जैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं? हमारे हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति से योग आ रहा है, बराबर। तो हमारे अंदर वो संस्कार अपने आप बचपन से डेवलप होते हैं। योगा के लाइफस्टाइल, योगा के 8 अंग है। जो पहले 4 है वो बहिरंग योग है, जो मैं एक्शन में लूँगा या एक्स बिहेव करूँगा तो मेरा दिखने वाला है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अगर मैं कुछ करूँगा तो आपको दिखेगा कि मैं आसन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। बट बाकी के जो 4 अंग है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, वो बाहर वालों को पता भी नहीं चलेगा। बट मैं योगिक लाइफस्टाइल में रहूँगा, प्रत्याहार में रहूँगा, धारणा में रहूँगा, 1 पॉइंटेड नेट फोकस रहूँगा, बराबर। ध्यान और समाधि अवस्था तो अचीव करने की बात, अभी वो थोड़ा लंबी की बात है। बट हम ये जो रास्ते हैं उसमें यम एंड नियम, यमा एंड नियमा भी यूनिवर्सल है, हर एक धर्म में ये फॉलो हो। हम अगर इसे टेक्निकली फॉलो करने लगे बचपन से, तो हमारे संस्कार या हमारी बिहेवियर भी उसी तरह हो जाए कि हमारे से ये जो 10 चीज़ है वो हम ब्रेक न करें। तो बचपन से लेके यंग होने तक अगर ये हमने इस नीति नियम में रहे हैं, तो आगे जाके भी हम कहीं पे डिस्टर्ब होंगे नहीं, बराबर। फिर आसनास आसनास करके हमारा शरीर स्वस्थ हो, अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, शारीरिक लेवल पे हमारा ग्रोथ होगा, और प्राणायाम से फिजियोलॉजिकली हमारे सिस्टम सब ठीक हो जाएंगे। तो ये जो 4 स्टेप्स हम अगर डेली लाइफ में फॉलो करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो सकती है कि कोई पर्सन शाय है तो वो थोड़ा सा ग्रो हो के एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, यानी किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए कैपेबल हो सकता है। उसका विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे, अगर ये एक ही क्वेश्चन आपका ऐसा है कि अगर उसमें मैं डिटेल में समझाने जाऊँ ना तो हमारा एक 1 आवर्स का इसी के ऊपर से लेक्चर होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, 8 स्टेप्स है, और आठों को मैं डिटेल में समझाऊंगा ना तो जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ जब टीचिंग में, तो यम नियम में मेरे को 4 सेशन लगते हैं, यानी 4-5 घंटे लगते हैं। सो इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम, बट इन शॉर्ट आप अगर कहीं पे भी अभ्यास करेंगे तो यम नियम हमारे में अपने भी, यानी ये रिफ्लेक्टर जैसा है कि हम अगर देखें कि यहाँ पे हमारी गलती हो रही है तो हमें उसे थोड़ा सा करेक्ट करना है अवेयरनेस के साथ, और वो डेली ये अवेयरनेस धीरे धीरे डेवलप होने लगे तो अपने आप हम नियम में रहने लगेंगे। अच्छा, आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? कोई आपका रूटीन लाइफस्टाइल बताना चाहेंगे? जैसे योगा मुंबई में हूँ या योगा के उसमें हूँ प्रैक्टिस में, तो मैं अर्ली मॉर्निंग, मेरा 4:30 अलार्म होता है, या कई बार तो अलार्म के पहले ही जाग जाते हैं। बट वहाँ से दिन शुरू होता है, और पहले
45 मिनट्स मुझे अपने लिए लगता है, सोच सोच के लिए, क्लींजिंग प्रोसेस, नहाना, वो सब करना। और फिर एक हल्का सा थोड़े समय 10-1 मिनट में प्रेयर्स और वो कर लेता हूँ, जो काफ़ी दिखावा नहीं कि ऐसे तिलक किया, माला घुमा रहा हूँ या घंटी बजा रहा हूँ। सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस, सिंपल प्रेयर्स अपने लिए इतना समय निकाल के फिर मेरे क्लासेस का जो शेड्यूल होता है वो हिसाब से मैं क्लासेस शुरू करता हूँ फ्रॉम 5 AM मॉर्निंग से लेके कई बार तो मिडनाइट तक चलते हैं इंटरनेशनल लेवल के क्लास। बट इट्स नॉट कि रोज़ यही लाइफस्टाइल फॉलो होती है। जब समझो मैं बाहर जा रहा हूँ तो योगिक लाइफस्टाइल किस तरह होती है, यानी हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग राइज होना चाहिए। पहला कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद तो नहीं उठे, उसके पहले ही उठ के हम फ्रेश हो जाए। फिर सूर्य आराधना कर सकते हैं कि सूर्य इज़ अ पावरफुल एलिमेंट है। जो 5 एलिमेंट में उसमें जो सूर्य है उसका जो तेज है, अगर उसकी भी साधना आप नियमित करो ना तो अपने आप में हमारी लाइफ बदलने लगती है। तो अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले उठना है। फिर थोड़ा सा शारीरिक प्रैक्टिस, थोड़े आसन, ऐसा भी नहीं कि दो घंटा 3 घंटा, बट थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाए, इतने आसनास करने हैं। थोड़ा शांत बैठ के प्राणायाम या ध्यान। मैं जब बाहर होता हूँ या मुंबई में नहीं रहता हूँ तब की मेरे ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब पूरा समय मेरे लिए ही है, टीचिंग का नहीं है, तब मैं तकरीबन 30 या 35 मिनट आसन करता हूँ और फिर 15-20 मिनट प्राणायाम करता हूँ सेल्फ प्रैक्टिस में। रिमेनिंग टाइम वे नेचर के साथ रहता हूँ, वहाँ वहाँ जहाँ की जगह है वहाँ से। अगर आप कहीं पे भी रहते हो और मॉर्निंग में उठ के एक अच्छा सा वॉक कर लो, तकरीबन 15 से 20 मिनट चलना है, ऐसा भी नहीं कि पूरा 10 किलोमीटर चल के आना है। 20 मिनट का अर्ली मॉर्निंग का वॉक लेते हो ना तो जो मॉर्निंग की ऑरा है, एनर्जी है ना, वो हमारे जीवन में काफ़ी चेंजेस लेके आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अभी देख रहा हूँ कि जो भी यंग है जनरेशन से, वो सीधा 9-10 बजे तो राइज होते उठते। तो उनका वो जो मॉर्निंग का जो सूर्योदय और सूर्योदय के टाइम का जो नेचर का वाइब्रेशन है ना, वही उनको नहीं मिल रहा है। अगर वो मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दे और हो सके उतना अपने आप को सात्विकता की तरफ रखे, यानी हमारा फूड भी ऐसा होना चाहिए कि जो तामसिक न हो, सात्विक फूड रखे, बराबर। सात्विक फूड के साथ हमारे थॉट्स को जो न बदले, यानी कई बार क्या होता है कि हमारे मूवीज़ वीडियोस भी ऐसे होते हैं कि जो हम मूवी देखें उसमें भी ऐसे सब सीन होते हैं कि जो हमारा माइंड डिस्टर्ब करने लगते हैं, विचलित करने लगते हैं, तो वो उससे बचे, अवॉइड करें वो सब चीज़ों को, राइट। और फिज़िकल प्रैक्टिसेस, थोड़ा योगा, फिर अपना अर्थोपार्जन के लिए टाइम दे। और दिन में एक चीज़ हैबिट ऐसी रखे कि जो आपकी हॉबी हो। हॉबीज़ को सप्रेस करना वो कहीं न कहीं स्ट्रेस बढ़ाने वाली बात होती है। तो आपकी जो हॉबी है उसके लिए थोड़ा-सा समय एवरीडे आप निकालें। अच्छा, बिगिनर्स के लिए आप कौन से आसन सजेस्ट करेंगे जो आसान हो? जैसे जिन्होंने कभी योगा नहीं किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कई लोग अभी भी आते हैं कि 45 इयर्स के, 50 इयर्स के, बट उन्होंने अभी तक कुछ योगा की प्रैक्टिस ही नहीं की है। ना तो जिम में गए, कई बार जिम की मेंबरशिप लेते हैं बट जिम भी बंद हो जाता है उनका। तो उनके लिए सबसे पहले तो लाई डाउन के यानी सो के कराने वाले आसन कराने हैं। और जब वो सो के सोने के बाद जो करने वाले आसन है, अर्ध हलासन, पवन मुक्त आसन, सेतुबंध आसन, कटी वक्रासन, वो सारे आसनास में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें एज अ टीचर पता चल जाती है कि वो कितना कर पाएंगे, राइट। अब उनकी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी हो तो हम और आगे थोड़े टफ आसन, यानी जिसमें शरीर का वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पे, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। बट समझो जिन्होंने कभी योगा नहीं स्टार्ट किया है तो वो लाई डाउन के थोड़े आसना करे, 5-7 आसनास। वो एंड ऑफ द अपना ये पॉडकास्ट हम एक लिस्ट भी दे प्रोवाइड करेंगे कि मिनिमम इतना हमें प्रैक्टिस करनी है, इतने आसनों की, वो मैं आपको दे दूंगा लिस्ट। बट सजेशन वाइज ये है कि थोड़ा सो के आसन करे, फिर थोड़े आसनास बैठ के करे और थोड़े आसनास स्टैंडिंग में करे। ये तीनों फॉर्म में हमने थोड़ा थोड़ा समझो 10-10-10-30 मिनट आसन कर लिए एकदम बिगिनर्स के लिए। और फिर 10-15 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जिसमें बहुत सारे प्राणायाम आएंगे जो हम बात करेंगे, वो सब
आपको एक कॉम्बिनेशन के तौर पे एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर प्रैक्टिस करनी है। आपने जैसे पहले पूछा था कि 15-20 मिनट, बट 15-20 मिनट के बदले अगर 1 घंटा रोज देने लगेंगे ना, तो इट विल बी हेल्प मच मोर एंड फास्टर। अच्छा, प्राणायाम जो होता है वो काफ़ी अलग अलग किस्म की होती है, तो स्ट्रेस भगाने के लिए कौन सा अच्छा प्राणायाम आप सजेस्ट करेंगे? स्ट्रेस भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेस भगाना है, बट जब मैं सीख रहा था तब हमारे सर क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस को भगाने के बदले उसको कोप करना सीखो। क्योंकि बॉम्बे में है या कोई भी मल्टी स्टेट सिटी में हो या मेट्रो सिटीज़ में रहोगे या कुछ बड़ी एमएनसी में आप काम करते होंगे, तो ऐसा कुछ भी समय नहीं रहेगा कि आपको, अगर कोई आपको 5 लाख का पगार दे रहा है तो कुछ उससे ज़्यादा ही काम करवाना चाहेगा ना, तब वो 5 लाख का पगार आपको देगा मंथली। सो अगर आप उसको मंथली 50 लैक्स अर्निंग करके दे रहे हो तो उसके लिए हमें दौड़ना ही है, और हमें दौड़ना है तो वो जो स्ट्रेस है वो हमें ही लेना है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, और ऐसा नहीं कि उससे भागना है, स्ट्रेस के साथ हमें भी रेस में रहना है। आपने एक वायरल क्लिप देखी होंगी कि एक जो रनर है वो दौड़ता है, बट रनर के साथ कैमरामैन कैमरा लेके भी दौड़ता है। सो रनर की कैपेसिटी और कैमरामैन की कैपेसिटी, तो दोनों में से कौन अच्छा है वो हम देख सकते हैं कि कैमरामैन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो कैमरे और उसके साथ रनर के आगे आगे दौड़ रहा है। सो वो कैपेसिटी कैसे मैनेज करनी है वो हमारे पे। तो सबसे बेस्ट प्राणायाम, प्राणायाम के भी बहुत सारे प्रकार है। उसमें अगर स्ट्रेसफुल माइंड है, जो रेस्टलेसनेस है, फास्ट ब्रीदिंग हो गए, अनलेस ऐसा नहीं कि जरा भी शांत नहीं रह पाता हूँ, आंख बंद करने का बोलूँ तो आंख खोल दे, यहाँ पे इचिंग हो, यहाँ पे इचिंग हो, ऐसे स्टूडेंट जब होते तब सबसे पहले तो प्राणायाम के पहले भी प्राण धारणा के सांसों के साथ उसको कनेक्ट करना है पहले तो। और फिर अगर वो सांसों के साथ कनेक्ट होने लगा है, वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते उन्हें कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है वो मैं समझा रहा हूँ। सांसों को ऑब्जर्व किया, सांसों के साथ कनेक्ट हो गए, फिर जो सांसें चल रही है ना उसमें भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करने की शुरुआत होती है ना, तो 7-10 राउंड तक तो एकदम शांत हो जाता है। धीमी गहरी सांस लेनी है और हल्का हमिंग साउंड छोड़ना है बस। कुछ ऐसे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी आपने देखा होगा कि कई लोग हाथ यहाँ रखते हैं, कहीं यहाँ रखते हैं, कहीं कान बंद करते हैं, कहीं ऐसे रखते हैं। दिस नो नथिंग, कुछ न सन्मुखी मुद्रा, न कान बंद, न आंखें बंद ही रहेंगी अपने आप, बट करनी नहीं है। खाली इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करो, रिलैक्स बैठो, अपने आप को सीधा रखो, बैक स्ट्रेट रखो और सांस लो, करो 10 ब्रेथ तक में। तो प्राण धारणा के बाद 10 सांस, 7 ब्रेथ, इट्स सफिशियंट टू रिड्यूस द हाइपरनेस ऑफ द माइंड और ब्रेथ। अपने आप वो सब सेटल हो जाता है। अच्छा, ये जो योग निद्रा क्या होता है? योग निद्रा एक ऐसे प्रकार है जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से काफ़ी प्रचलित हुआ है, पहले जूने से। शिथिलीकरण की ये प्रोसेस है जो अगर आप देखेंगे तो विष्णु भगवान भी जो शेष नाग के ऊपर सोए हैं वो एकदम रिलैक्स पोस्चर में सोए हैं, बराबर। इसी तरह से अपने आप को कम्प्लीटली शवासन की स्थिति में रिलैक्स रख देना और सारे अंगों के ऊपर अपने मन को फोकस करवाना, सारे अंगों का शिथिलीकरण करना, फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम द बॉडी, और वो पूरा शिथिलीकरण के प्रोसेस को और डीपर एंड डीपर विथ अवेयरनेस के मैं सोया हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, और वो मैं सोया हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, बट मैं ये रिलैक्सेशन महसूस कर रहा हूँ। उसका एक पूरा प्रोसेस है। वो अगर आप ऑडियो प्ले करके ये प्रैक्टिस करो, या अगर आपको माइंड सेट हो गया है तो आप खुद भी योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो। मन को टो से लेके हेड तक के डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमारी प्राणिक एनर्जी ले जानी है, ब्रीदिंग को वहाँ पहुँचाना है और उन हर एक हिस्सों को रिलैक्स करना है। मैंने मेरी चैनल पे भी योग निद्रा का वीडियो रखा हुआ है, जो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं वो लिंक शेयर करता हूँ कि आप अगर दिन में हो पाए तो एक बार योग निद्रा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये प्रैक्टिस क्यों योग निद्रा का इतना महत्व है?
आज के तारीख में आप अगर देखेंगे अभी के समय में कि ज़्यादातर तकलीफ़ें साइकोसोमेटिक है। फिज़िकल तकलीफ़ क्या होती है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ लग गया, फिज़िकल भी इलनेस रेशियो कम है, बट साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो क्रोनिक एलिमेंट हो, जो लंबे समय से डिस्टर्ब माइंड की वजह से होने वाले तकलीफ़ें है ना, वो साइकोसोमेटिक कही जाती है, राइट? अब जो पहले मन में उत्पन्न होती है, मन में उत्पन्न है और हमने उसका सॉल्यूशन नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस में एक बंदा बैठा है और फायर हुआ, तो फायर जब लगती है तब सब वैकेंट निकलते बाहर भागते हैं, भागना है और बाहर जाना है। तो जो शरीर में केमिकल रिलीज़ हुआ कि भागने के लिए एनर्जी चाहिए, वो केमिकल जो रिलीज़ हुआ ब्रेन से, वो दौड़ने में बर्नआउट हो जाता है, बराबर? और हम बाहर चले गए। बट वो भागने का सिग्नल आता है, बट वो बंदा बैठा है, तो केमिकल रिलीज़ हुआ, बट वो भागा नहीं। उसने कैलोरी, वो जो केमिकल रिलीज़ हुआ वो बर्न नहीं हुआ, तो ब्लड में रहता है। ऐसे रोज़ हो रहा है। ये मेरे सर ने एग्जांपल दिया था, आज से 20-18 साल पहले जब हम सीख रहे थे तब की बात है, कि अगर हम दौड़ने के लिए सब सिग्नल रिलीज़ हो गए, केमिकल रिलीज़ हो गया बॉडी में, बट हम दौड़ते नहीं हैं, तो वो जो केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं वो कहीं न कहीं हमारी ब्लड की क्वालिटीज़ चेंज करने लगेंगे, राइट? एंड देन कोलेस्ट्रॉल्स एंड वो सब डेवलप होने लगता है। अब ये जब स्ट्रेस के केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ हुए, बट हमने उसे बर्न आउट नहीं किया है, तो कहीं न कहीं हमारा जो मन में हुआ है, वो धीरे-धीरे बॉडी पे डेवलप होने लगता है। फिर सारे ऑर्गन्स, कई लोगों को स्किन के ऊपर होता है असर, कई लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर उसकी असर होती है। बट ये जो फ्लो है ना, वो उसको ब्रेक करने का जो मन चित्त को जो रेस्ट देना, आराम देना, वो योग निद्रा है। योग निद्रा अगर आप करो तो माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ तीनों एक समान लेवल पे रिलैक्स हो जाते हैं। एवरीडे की ये प्रैक्टिस एक शुरुआत में मोनोटोनस लगती है कि अरे क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, अरे मुझे ऑफिस का काम याद आ रहा है, मुझे घर का काम याद आ रहा है, वाइफ ने कुछ कहा है, बेटे ने कुछ कहा है, वो सब एक साथ चलता है। बट धीरे धीरे योग निद्रा की ऑडियो हम सुने और वो प्रैक्टिस करने लगे, माइंड सेट होता है आधे घंटे में, तो आप कंप्लीटली सेटल एंड रिलैक्स हो जाते हो। ये करके अनुभव करने वाला एक्सपीरियंस है, यानी आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ही पता चलेगा कि योग निद्रा क्या है। मेरे एक्सप्लेनेशन करने से अगर कभी भी मौका मिले तो गुजराती में मैंने अपलोड किया है, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट गुजराती है। मैं खुद गुजराती हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी गुजराती है, तो मैंने मेरे ही वॉइस में वो योग निद्रा रिकॉर्ड करके रखी है। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम योगा करना क्या सेफ़ है? और अगर सेफ़ है तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? जब आज से 18 साल 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब जब हम सीख रहे थे ना, तो प्रेगनेंसी में योगा अलाउड नहीं था। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी में योगा ही अलाउड नहीं था। बाद में बाबा रामदेव आते हैं पिक्चर्स में, और उन्होंने योगा को घर घर में स्प्रेड कर दिया। पहले जब मैं टैक्सी वालों को पूछता हूँ कि मुझे योगा सेंटर जाना है ज़रा, कई बार मेरी बाइक नहीं होती है या कुछ अटकता है, तो हम टैक्सी वाले को बोलते हैं कि भाई योगा सेंटर, तो बोलता है वो कहाँ पे आया, फिर मैं बोलता हूँ मछली घर के बाजू में, तब वो बोलता है हाँ चलो, सो लेके चलता है, राइट? तब वो इतना प्रचलित नहीं था, बट बाबा रामदेव जब से प्रचलित हुआ, यानी उनकी शिविर से उनके वर्कशॉप, आस्था चैनल पे उनका एवरीडे का योगा का प्रोग्राम्स, तो हम सारे योगा टीचर्स कहीं ना कहीं उनके ऋणी भी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से घर घर में योगा फैल गया। और बाकी जो रहा सा कसर थी, जो इतना स्प्रेड नहीं हो रहा था, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने योगा को प्रमोट किया। उसके पहले के इतना प्रमोशन था ही नहीं। योगा को आज की तारीख में भी एज अ ऑथेंटिकेशन के साथ हम कोई रेमेडी वाइज नहीं बता सकते कि ये करो तो आपको ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, अभी तो डॉक्टर को भी वो लिमिटेशंस आ गई है कि आप ऐसे दावा नहीं कर सकते हो कि आप डायबिटीज़ मिटा दोगे, आप बराबर। सो कहीं ना कहीं जो लिमिटेशंस होती है, जो टेक्निकली लीगली टर्म्स में यूज़ नहीं हो पाती है, बट अभी योगा में काफ़ी स्कोप है।
और काफ़ी लोग, मैं आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ कि अभी हम ये जो आप पॉडकास्ट सुनेंगे और विदिन 2 इयर्स या 3 इयर्स देखेंगे ना, तो हर एक आपके अपनी बिल्डिंग में भी 2 योगा टीचर मिलेंगे, क्योंकि वो इतना स्प्रेड हो रहा है। हर एक ऐसे कंटेजियस के जैसे स्प्रेड हो रहा है। हर एक लोग नए जो है वो टीचर बन रहे हैं, बिकॉज कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स अभी 100 आवर्स, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 400 आवर्स, 500 आवर्स इस तरह से प्लान होने लगी है। और 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ ऐसे आप ट्रेनिंग लो और टीचर बन जाओ, फिर आप किसी को सिखा सकते हो। अब जो जिन्हें डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज है ना, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सके उतना योगा प्रैक्टिस कम कराते हैं। प्रेगनेंसी में आसनास नहीं करने हैं टेक्निकली। रीज़न कि जो वूम के अंदर जो छोटा गर्भ है ना, वो ऑलवेज चेंज होता रहता है। वूम के अंदर वो फ्लोटेड है। आप थोड़ा इमेजिन करो कि एक वूम है, उसके अंदर जीव है और वो जीव अंदर फ्लोटेड है, और आप उसे बोलते हो कि अभी पैर को लेके इधर दबाओ, तो यहाँ से दबाने से वो एक साइड आ जाएगा। आप समझे? कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी लैक होने की वजह से अभी लेडीज़ लोग क्या होती है कि कुछ मेरी एक्टिविटी हो जाए इसलिए योगा करूँ, सेफ़ रहेगा, मुझे टीचर आके कराएंगे, सेफ़ रहेगा। और उसी में भी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल्स बहुत कोर्स भी निकले हैं और कई लोग सिखाते भी हैं। बट जो वो उन्हीं को करना चाहिए कि जो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेजेबल पर्सन हो, कि सामने वाला पर्सन अगर अभी बैठा है तो अभी उसकी ब्रेथ कैसी है, उसके सांसें किस तरह चल रही है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके चेहरे से, उसके हावभाव से पता चलता है कि वो लोड ले रही है कि प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और किसी ने 1 महीने का कोर्स किया है प्री नटल, पोस्ट नटल, प्री नटल का, और प्रेगनेंसी में जाके करा सकते हैं कि हाँ हमको टीचर ने बोला था आप ये कर सकते हो, हाँ करो करो करो। तो इट्स नॉट आइडियल, क्योंकि हर एक मदर, इट्स अ यूनिक मदर। उसके घर का एटमॉस्फेयर, जो जो मम्मी है जिनके अंदर गर्भ है, उसका एटमॉस्फेयर किस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं, कभी उन्होंने कुछ किया है कि नहीं फिजिकल एक्टिविटीज़। तो योग में आसना के सिवा बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, डेफिनेटली कर सकते हैं। गर्भ के अंदर अगर हमारे अंदर बच्चा है, और जो मैं एक्टिविटी करूँगी वो मेरे बच्चे को अपने आप नॉलेज में आ जाएंगी। यानी मेरे गर्भ में जो बच्चा है और मैं ऐसा करूँ कि जो मेरा बच्चा अपने आप सीख ले, तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी पेल्विक रीजन की ओपनिंग वो रखनी है मेंटेन। दूसरा, मन को शांत रखना है, क्योंकि जो हाइपरनेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इम्पेक्ट करती है। तो प्राणायाम एंड मेडिटेशन, उसमें मंत्र चैंटिंग भी आता है। आप आप जो भी धर्म में हो, हर एक धर्म में मंत्रास होते हैं। थोड़े समय के लिए मंत्र चैंट किए ना मदर ने, तो अपने आप वो गर्भ में वो संस्कार डेवलप होने लगते हैं। बट अभी क्या होता है कि अभी के जो यंग लेडीज़ जो एक तो कंसीव ही नहीं करते, कंसीव भी लेट करते हैं। लेट कंसीव के बाद, कंसीव हो गया, अभी मुझे बराबर 9 महीने ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। उन्होंने जॉब में से भी छुट्टी ली होती है, समय पास नहीं होता है, तो क्या करें, चलो योगा टीचर को बुलाओ, वो हमें कुछ कराएंगे तो अच्छा हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ संस्कार, वो है एडजस्टमेंट ऑफ द टाइम। तो बेटर है गर्भ जब हो तब प्राणायाम, मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग, आप बहुत सारी चीज़ें योगा के कर सकते हो, नॉट ओनली आसनास। सो ये जो अ, कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये आसना कर सकते हैं, वो आसना कर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट होते हैं जो कंसीव के लिए प्रैक्टिस किए, बट मैं एक बार कंसीव होने के बाद मैं स्टॉप कराता हूँ कि अभी अगर कंसीव हो गया है, प्रॉपर है, तो उसे ग्रो होने दो अच्छे से। हम प्राणायाम करेंगे या थोड़ा सा रेस्ट करो, पूरा टाइम उसके ऊपर दो। एंड मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बाकी कई है जो स्पेशल इसी के स्पेशलिस्ट भी है कि गर्भ प्रेगनेंसी योगा ही कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट प्राणायाम, ध्यान और मंत्रास उतना करो तो कुछ नुकसान नहीं है। जो थर्ड, जो अंदर जो एज अ योगा टीचर, एज अ मदर, एंड जो थर्ड है जो अभी जन्मा नहीं है,
उसको कुछ तकलीफ ना हो, अच्छा हो ना हो तो भगवान के हाथ में, बट हमारी वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसमें तकलीफ बढ़े। तो मैं हो सके उतना अवॉइड कराता हूँ, मेरे स्टूडेंट को छुट्टी देता हूँ, फिर वो डिलीवरी हो जाती है, बाद में हम वापस स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अ फैक्ट। अच्छा, बच्चों के लिए योगा कैसा हेल्पफुल है, योगा करना? योग में चित्त की चित्त के प्रकार से मूड शिफ्ट विक्षिप्त। सो बच्चे अ, हमारे पास कई बार छोटे बच्चे आते हैं, मम्मी बोलते हैं कि मेरे बेटे को योगा कराओ, बट कैंडिडेट पात्र पात्र होना चाहिए योगा के। सो जो काफ़ी छोटे होते हैं तो मैं अवॉइड कराता हूँ कि नहीं कराता हूँ, बट बच्चे इतने मैच्योर होने चाहिए कि हमारे इंस्ट्रक्शन वो समझ पाए और वो आसनास के डिफरेंट डिफरेंट पोज में रहने की एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस को कर भी पाए। वरना एकदम छोटे बच्चे होते हैं जो हमारा इंस्ट्रक्शन ही ना समझ पाए, तो वो नहीं कर सकते। दूसरा, वो बच्चे सारे कर सकते कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन समझे और उस पोस्चर में अपने आप को रख पाए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बोलते और है बट बच्चा समझ ही नहीं पाता है इंस्ट्रक्शन। सो वो सारे बच्चे कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। अभी छोटे बच्चों को योगा प्रैक्टिस किस तरह से हेल्प करती है, तो सबसे पहले तो ओवरऑल ग्रोथ उनका अच्छा होता है। आसनास की स्ट्रेचिंग से उसके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ओवरऑल ग्रो एंड फिगर जो है वो अच्छे से डेवलप होता है। आफ्टर दैट फिजिकल लेवल की बात हुई, बट अगर जो छोटा बच्चा है वो योगा की प्रैक्टिस करता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल जो दूसरा बच्चा नहीं करता ना उससे ज़्यादा होगा अपने आप। वो मोर कंसंट्रेट एंड मोर फोकस रहेगा। ए बच्चा और बी, तो जो ए है वो योगा प्रैक्टिस कर रहा है, बी योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो एक्टिव है, सब है, दोनों सेम प्ले करते हैं, बट ए है वो अपना 1 आवर योगा प्रैक्टिस में दे रहा है, तो उसके जो माइंड का ग्रोथ है वो अवेयरनेस उसकी सबसे हाईएस्ट होने लगती है। योगा करने से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की जो अवेयरनेस है वो एक्सट्रीम लेवल पे पीक पे होने लगती है। अवेयरनेस ज़्यादा होने से जो योगा प्रैक्टिशनर है वो दूसरों से अपने आप को थोड़ा सा आगे फील कर पाते हैं, या आगे रहते ही है अपने आप। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसकी अवेयरनेस हाई हो जाएंगी, जो दूसरा नहीं कर रहा है। अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स के सेंसेशन, प्लस जो कंपटीशन होती है उसमें शांत रहना है, अपने आप को फोकस रखना है, वो सब के बारे में भी, और उसकी स्किल अपने आप डेवलप होने लगती है। ब्रेन खुलता है तो वो बहुत सारी मल्टीपल स्किल्स अपने आप एडप्ट करने लगता है। तो डेफिनेटली बच्चों में योगा, अगर योगा प्रैक्टिस कर रहा है, योगा की प्रैक्टिस कर रहा है कोई भी बच्चा, तो 101% उसको बेनिफिशियल होगा। ऐसे नहीं कि योगा करने से उसका टाइम वेस्ट होगा, उल्टा उसको पढ़ाई में उसका रिजल्ट भी अच्छा आने लगेंगे। अच्छा, बुजुर्गों के लिए योगा करना कैसा होता है? मतलब स्पेशल केयर लेनी चाहिए, कैसा होता है? जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे ही विथ केयर बड़ों को भी सिखाना पड़ता है। जैसे एज बढ़ती है ना, तो सबसे पहले तो उनके बोन डेंसिटी कम होने लगती है, उनके मास बॉडी मास मसल्स में भी लॉस होने लगता है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। कई बार एज होने की वजह से बैलेंसिंग डिस्टर्ब होने लगता है, कई बार एज बड़ी होने की वजह से उनके जो थॉट पैटर्न है ना वो भी एक फिक्स माइंडेड हो जाते हैं। तो वो सब में योगा डेफिनेटली हेल्प करता है। जब एज बढ़ती है ना, तो जैसे हम ये हाथ ऐसे रखें और ऐसे करें, ये जो सूक्ष्म व्यायाम भी है, तो हम यंग है, हम अगर फिट है ना तो उसमें अरे इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं। बट जब एज बढ़ती है, 70+ होते हो, 70+, तब इतनी मूवमेंट भी यहाँ पे पूरे हिस्सों को लूजनिंग की इम्पेक्ट देती है, और हाथ पैर शरीर के सारे जॉइंट्स को अगर थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम, योगा लोगों के सीनियर जो सीनियर योगा प्रैक्टिसनर होते हैं ना, उनका प्रोग्राम और यंग का प्रोग्राम टोटली अलग होता है। उनको ऐसे सूर्य नमस्कार वो सब नहीं, सूर्य नमस्कार भी उनको मॉडिफाइड कराते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द आसनास उनके मॉडिफाइड हो जाते हैं कि जिसमें रिस्क ऑफ फॉलिंग ना हो, गिर ना जाए, लग ना जाए, कहीं पे चोट ना लग जाए। ज़्यादातर लोग बॉम्बे की लाइफस्टाइल में रहते हैं तो नीचे ज़मीन पे बैठना ही छूट जाता है, नी में प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ज़मीन पे बैठना ही बंद होता है, तो बेड के ऊपर ही योगा होता है, सॉफ्ट सरफेस के ऊपर।
वो सारे टेकन केयर के साथ सीनियर्स को योगा में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर आप देखेंगे तो 90% लोग सीनियर्स जब होते हैं ना, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई बीमारी एन एलिमेंट के साथ रहती है उनकी लाइफ, बराबर? वो अगर अपने रिटायरमेंट में अच्छा समय दे के योगा प्रैक्टिस करे ना, तो रिमेनिंग जो 70 ईयर्स है, तो रिमेनिंग 30 ईयर्स जो है ना, वो ईज़िली अच्छे से पास हो जाते हैं। डेफ़िनेटली सीनियर सिटीज़न्स के लिए तो योगा मोर आइडियल है कि उनको करना ही चाहिए समय निकाल के। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन की जो फॉर एग्जांपल 35 इयर्स का कोई एक पर्सन पकड़ो, या 20 साल का लड़का है, या 50 साल का एक हो लेडी, तीनों की जो इतने साल की लाइफस्टाइल है, यानी 50 साल तक उसने किस तरह लेडीज़ ने लाइफ जी है, उसके ऊपर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड है। बट जब वो योगा प्रैक्टिस करने आते हैं ना, तो हम लूजनिंग से स्टार्ट करना है उसको। पैर के अंगूठे से लेके नेक के जॉइंट्स तक सारे जॉइंट्स को हो सके उतना मोबिलाइज करना, यूटिलाइज करना। धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ेंगी। मसल्स इलास्टिसिटी वाले होते हैं, उसको हम ट्यून करेंगे ना, टोन करेंगे, वैसे वो टोन एंड ट्यून होंगे। हम यूज़ नहीं करते थे इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो अपने आप धीरे 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 समय जाते हुए वो फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगी डेफिनेटली। तो ऐसा कुछ वो लिमिटेशन नहीं है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो योगा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, और आजकल जो इंस्टाग्राम पे योगा दिखते हैं, वो रियली में योगा होते हैं कि सिर्फ फोटो के लिए वो लोग करते हैं? इंस्टाग्राम पे तो मेरा भी चैनल है, बट कई बार क्या होता है कि मैं शीर्षासन में रहता हूँ और मेरा फेस अच्छा स्माइलिंग हो, तो मेरा बेटे को बोलता हूँ कि जल्दी क्लिक कर, मेरा प्रॉपर पोस्चर है तब क्लिक कर ले। तो इंस्टाग्राम में ज़्यादातर तो कैप्चरिंग होता है कि ये आसन बकासन में आए, फटाक से क्लिक कर लो, फ़ोटो अपलोड करो कि मैं, दूसरे सब ये नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। एंड वो एक प्रचार, भ्रामक प्रचार भी नहीं है, बट कई बार कोई फ्लेक्सिबल होते हैं, कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनका इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट एवरीडे लाइव प्रैक्टिस करते हैं। कि टीचर्स ऐसे कि एवरीडे की प्रैक्टिस प्रैक्टिस को वो अपना फास्ट फॉरवर्ड मोड में वो वीडियो होता है ना, उसमें रख देते और पूरे 1 आवर की प्रैक्टिस इंस्टाग्राम पे अपलोड करते। कहीं ना कहीं वो रीच अपने बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ होता है। कि अभी मल्टीमीडिया ये जो है, जितने भी सोशल मीडियाज़ है, उन सब का यूटिलाइज करने वाले अभी कोई टीचर है जो ये सब चीज़ में मास्टर है, यानी जनरेशन जेड बोलते हैं ना, जी, अभी के जनरेशन, उन्होंने 2 महीने का योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया और ये सब चीज़ में भी वो काफ़ी अच्छी रील्स बनाने में, ये सब में एकदम स्मार्ट होते हैं। तो उन्होंने अपने 3-4 पोस्टर्स, अच्छे पोस्ट के फ़ोटो लिए और बढ़िया रील बनाई। लेटेस्ट जो हाईली क्या बोलते हैं, वायरल गाना होता है, वो गाना ऐड किया, लाइट इम्पैक्ट दी, वो सब करके अपने रील्स को वायरल भी कर सकते हैं। तो इट्स अ पर्सन टू पर्सन के उस मीडिया को किस तरह यूज़ करना है। बट योग है ना, ग्लैमर से दूर है। बट योग को ग्लैमर की तरह करने लगेंगे तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। जैसे हम जब सीखते थे या हम कराते हैं ना, तो पूरे वस्त्रों में कराते हैं योगा, और आप देखेंगे तो 2 पीस में योगा करते हैं। ऐसे शरीर ओपन दिखे वैसे में कपड़ों में भी योगा कई लोग करते हैं और उनके पोस्टर भी रहते हैं जो काफ़ी फेमस भी होते हैं। तो शरीर को दिखाने के बदले शरीर को ठीक करना और मन को ठीक करने के लिए योगा करें, वो मेरा सजेशन रहता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर योगा करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो दूर हो जाते हैं। फिर अगर उनको वापस योगा की तरफ रेगुलराइज होना है तो कैसा कर सकते हैं? जैसे योग है ना, वो करने के लिए भी योग होना चाहिए हमारे डेस्टिनी में, बराबर। कई बार हम एक रूटीन फॉलो करते हैं प्रॉपर, के सुबह उठे इतने बजे, एक एक दिनचर्या अपनी सबकी फिक्स हो जाती है। हर एक पर्सन की अपनी एक दिनचर्या है। उस दिनचर्या में जो योग का समय है ना,
अगर प्रायोरिटी चेंज हो गई और वो समय कहीं और चला गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम आ गई तो पढ़ाई में लग गए, तो एग्ज़ाम में उसकी प्रायोरिटी बदल गई, एग्ज़ाम में पढ़ना है। अब ये जो प्रायोरिटी जब चेंज हो जाती है तो उस टाइम हमने जो योगा का टाइम था वो पढ़ाई में दे दिया। तो 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो 3 महीने हमने योगा नहीं किया, पढ़ाई की, पढ़ाई की, पढ़ाई की। एग्ज़ाम आ गई, एग्ज़ाम देने के बाद बाहर घूमने गए, वेकेशन आ गया, वेकेशन के बाद कहीं और स्टडी करने चले गए अब्रॉड। तो वहाँ पे लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि योगा के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस तरह से उनका योगा ब्रेक हो जाता है। फॉर द सर्टेन टाइम फिर वो जब हम टच में आते हैं तो अरे सर आई रियली मिस योगा, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ सर। मुझे वो जो टाइम था मेरे लिए बहुत गोल्डन टाइम था, आपके साथ हम प्रैक्टिस करते थे, बहुत मज़ा आता था। वो सबको वो फेस आता है। एक बार वो समय अगर छूट जाता है ना, तो हमें वापस से उसे घूम के अपने लिए वापस से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर सही से टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख गए, तो फिर से अपने लिए 1 आवर निकालना सीख गए। फिर भले पहले सुबह करते तो अभी शाम को करो, शाम को करते तो अभी मिड अर्ली इवनिंग कर सकते हैं या लेट आफ्टरनून कर सकते हो। ओवरऑल खाने के 3 घंटे तक नहीं करना है क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड होता है, बट बिफोर द फूड हम कर सकते हैं। तो अपने पास समय तो बहुत रहता है बट मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके फिर से उसे पकड़ने के रहता है। तो एक बार पकड़ लिया तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब खाने के 3 घंटे पहले और खाने के नहीं, 3 घंटे बाद तक। खाने के पहले योगा कर सकते हो बट 3 घंटे खाने के पहले। बाद नहीं। खाने के पहले यानी अभी हमने योगा किया तो आफ्टर द रिलैक्सेशन या मोस्ट ऑफ द योगा प्रैक्टिस एंड में रिलैक्स होती है। तो रिलैक्स एक बार हो गए तो बाद में आप 5-10 मिनट में खाना खा सकते हो। और खाना खाने के बाद खाना तब खाने के बाद मिनिमम 3 आवर्स चाहिए। 3 आवर्स। मिनिमम 3 आवर्स इसलिए चाहिए कि कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो तो जो फूड स्टमक में वो एटलीस्ट पास ऑन हो जाए, क्योंकि कहीं नेगेटिव प्रेशर उसके ऊपर ना आए। एट द सेम टाइम पूरे बॉडी की एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम को मिले। हम अगर कुछ और एक्टिविटी करने लगते हैं तो एनर्जी वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, आप टीचर होने के बावजूद आज भी योगा से क्या सीख रहे हैं? मैं बरसों से योगा साधक हूँ। टीचर्स तो मैं जो मेरे टच में आते हैं सीखने के लिए उनके लिए ही टीचर हूँ। बाकी मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने जो लर्न किया है, मेरे टीचर्स के नाम मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में योगा किया। हमारे बाजू में कबीरवाड़ी मंदिर था, वहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स हुआ था, वो कोर्स मैंने किया। फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा तो मैं केवल धाम में जॉइंट हुआ। वहाँ पे मेरे सर थे परमानंद अग्रवाल जी, वो मेरे सर है, आज भी मेरे सर है। सो उनके पास सीखा, उनसे फिर और मुझे थोड़ा ज्ञान लेना था तो डॉक्टर श्री कृष्णा जो एमबीबीएस भी डॉक्टर है और पीएचडी इन प्राणायाम है, वो मेरे सर है और उनसे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हम लोग रेगुलर टच में भी है। और केवल धाम के मेरे 11 साल के जॉब के दरमियान 10 साल में श्री नरोडा सर के साथ फ्लोर पे था। काफ़ी उनसे भी मुझे सीखने मिला और कई सारे टीचर्स से मैंने सीखा है। मेरे जितने भी टीचरों से मैंने सीखा है वो सब मेरे मन में और मेरे हृदय में हमेशा रहेंगे। प्लस इन सारी हम मेरी स्कूल है केवल धाम योगा इंस्टीट्यूट की, बराबर। तो मेरी इसमें मदर इंस्टीट्यूट, बट वर्ल्ड में बहुत प्रकार के योग होते हैं। सो मेरी कहीं ना कहीं इच्छा रहती है तो मैं हर साल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स के योगा सीखता हूँ। जैसे मैंने केवल धाम से रिज़ाइन किया जब पर्सनल फ्रीलांस करने के लिए, तब मैंने आयंगर योगा सीखने की शुरुआत की। कि आयंगर योगा भी है एक डिफरेंट टाइप ऑफ आसनास, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होती है वो भी, बट हमारी प्रैक्टिस से थोड़ी अलग है। तो आयंगर की योगा प्रैक्टिस भी मैंने सीखी। तकरीबन 2 साल तक वो प्रैक्टिस मैंने एज अ मेंबर जाके सीखी। फिर समय मिलता है तो मैं अपना, जैसे मैंने कहा कि मी टाइम निकालो, अपने लिए समय निकालो, तो मैं शिवानंदा योगा है, आप सर्च करेंगे तो शिवानंदा योगा। मैं वहाँ पे जाके 15 दिन का ब्रेक लेता हूँ रूटीन लाइफ से और ख़ुद की प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे जाके शिवानंदा की प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे वो प्रैक्टिस भी पसंद है, वो भी अलग ही प्रैक्टिस है।
जो रूटीन में नहीं हम करते। फिर वहाँ से बिहार स्कूल ऑफ योगा की प्रैक्टिस, तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की प्रैक्टिस भी मैं सीखा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में मैं फ्रिक्वेंटली अटेंड करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। और कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलता है, अभी विन्यासा फ्लो का बॉम्बे में आए थे सर, सेट्टी सर, तो सेट्टी सर से मुझे बॉम्बे में मुझे मौका मिला। सीखना बहुत रहता है, बट हम इस कहाँ पे जाके सीखे, बराबर ना। तो मुंबई में सेट्टी सर के पास मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया जो 10 दिन का था, विन्यासा फ्लो भी सीखा। तो बहुत सारी फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा प्रैक्टिसेस है। अगर उसी को मैं सीखूँ ना, तो अभी भी मेरा सीखना चालू ही है, अभी भी मैं लर्निंग कर रहा हूँ, अभ्यास मेरा चालू है। अभी पतंजलि योग सूत्र के ऊपर मेरा स्टडी चालू है, जो जब हम पढ़ते थे तब मैंने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया था। जब मैं योगा प्रैक्टिस सीखने के लिए जब एंटर हुआ था, तो पतंजलि योग सूत्र को एज अ टेक्स्ट और एज अ एग्ज़ाम की तरह मैंने लिया था। बट नाउ आई बरसों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे अच्छे से पढूँ। तो काफ़ी टीचरों के सहयोग से मैं अभी उसे थोड़ा सा डीपली अभ्यास कर रहा हूँ, यानी वो मेरा अभ्यास चालू है। इट्स लाइक अ थीसिस टाइप, ये नेवर एंडिंग है, एंड तक पढ़ता रहूँगा। आपके किसी स्टूडेंट की जर्नी या स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो? मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्राइवेसी वाले, जैसे अभी हम जहाँ करा रहे हो, इट्स अ नॉन डिस्क्लोज जैसा होता है कि शेयर नहीं करना है, बट वो सब फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं। ऐसा है कुछ, उनकी लाइफ और हमारी लाइफ एक हो जाती है, उनके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स समझने लगता हूँ, और हो सके उतना योगिक वे में उनके प्रॉब्लम को सोल्व करने के मेरी तरह से सजेशंस देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है, बट योगिक वे में रास्ता कौन बताएगा। तो मेरे से हो, और पतंजलि योग सूत्र में सारे रास्ते हैं। जैसे भगवत गीता है, वैसे ही सेम पतंजलि योग सूत्र है कि यू फाइंड द योर ओन वे, कि अगर आप अभ्यास करो अच्छे से तो आपको रास्ते, हर एक प्रॉब्लम से रास्ते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके रास्ते नहीं हो, बराबर। अब ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक है, वो एक बार हम जुड़ते हैं तो कनेक्शन रहता है, टचवुड ईश्वर की कृपा है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी स्टूडेंट का ही जगह है। दूसरा, कि जिन्होंने मेरे साथ डिप्लोमा में टीचर ट्रेनिंग कोर्स मेरे अंडर में किया। अब एक लेडी है, वो काफ़ी शाय, बट टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया उन्होंने। वो बॉम्बे में रहते थे मेरे साथ, उन्होंने 9 महीने का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। अगर 9 महीने स्टूडेंट मेरे साथ रोज़ 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करे, तो हम एज अ टीचर उसे टो टू हेड पूरी तरह से पहचान जाते हैं कि उसका नेचर क्या है, वो उसके, यानी मेरे अभी 4 कोर्स मैंने किए, उसमें हर एक कोर्स में तकरीबन 25-30 स्टूडेंट होते थे, और उन 25 स्टूडेंट में से हर एक बैच के 7 से 10 स्टूडेंट टिल नाउ अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। यानी मैंने छोड़ के भी तकरीबन 9 साल हुए, बट दे ऑल आर कनेक्टेड विथ मी। जैसे मैं अग्रवाल सर और डॉक्टर श्री कृष्णा को अभी भी मेरे गुरु मान रहा हूँ, वैसे वो लोग मुझे गुरु मानते हैं। यानी मैं उनका टीचर था, बट स्टिल दे टेक गाइडेंस फ्रॉम मी। तो उसका एक एग्जांपल दूँ कि यहाँ से बॉम्बे से वो लोग कलकत्ता शिफ्ट हुए, और कलकत्ता शिफ्ट होने के बाद क्या होता है कि सर्वाइव टू फिटेस्ट जैसा होने लगता है कि अभी यहाँ पे क्या करें, मुंबई में तो सब पहचानते हैं, ये है होते। तो वो शाय, तो उसका तो पहले फियर दूर किया कि उसको कॉन्फिडेंस है। उसको प्रोग्राम बताया कि इस तरह से एक सेशन आप ले सकते हो, और अपने सोसाइटी में फ्री योगा क्लास स्टार्ट करो। तो बोलता है सर फ्री में तो कोई नहीं आएगा। बोला करो, नहीं आया तो आप खुद प्रैक्टिस करके निकल जाना। जैसे मैंने शुरुआत में बाबुलनाथ मंदिर में योगा क्लासेस रखे थे फ्री। तो जब फ्री होता है ना, तो आदमी आते, एक हफ्ता 10 दिन आते, फिर वो फ्री है, पैसा नहीं भरा है तो नहीं गए तो चलता है, बराबर ना। सो 10-15 लोग आते थे, 8 लोग आने लगे, 6 लोग आने लगे। फिर मैं खुद प्रैक्टिस करूँ साथ में, उनको भी कराओ। ऐसे हमने प्रैक्टिस करनी पड़ती है शुरुआत में, थोड़ा सा अपने आप को वो हिसाब से इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो उसने कलकत्ता में स्टार्ट किया, और आज की तारीख में वो फुल टाइम बिजी है कलकत्ता में, और हमेशा मुझे एवरी टाइम रिकॉग्नाइज करती है। तो आई आई फेल्ट हैप्पीनेस। ये जो आनंद है ना, कि किसी को अपने अपने पैर पे खड़ा करना, इट सेल्फ इज़ अ, अंदर से एक आनंद मिलता है
कि अपना स्टूडेंट अपने से आगे जाए। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ग्लैमर वर्ल्ड वालों को भी सिखाते हैं योगा। सो मुझे खुशी होती है, उनके इंस्टाग्राम देखता हूँ, मैं लाइक सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस तरह ग्रो होते हैं ना, तो उसका जो जॉब सैटिस्फैक्शन है ना, वो हमें मिलता है। सो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया उदिता पाल मेरे स्टूडेंट का दिया है। अच्छा। शायद वो मेरा अपना पॉडकास्ट भी देखेंगी। अच्छा, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? और आप बहुत मॉर्निंग सारे। में प्रिफर करते हैं योगा करना या इवनिंग में? मैं प्रेफ़र करता हूँ मॉर्निंग में, बट मैं कर पाता हूँ इवनिंग में। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या होता है कि मॉर्निंग में सिखाने का समय रहता है, तो दूसरों को सिखाने का समय रहता है, तो समय नहीं रहता है। बट कई बार हम बाहर गया तो मैं मॉर्निंग में करता हूँ। बट इवनिंग भी मेरा टाइम, जो इवनिंग का जो सनसेट, बिफोर सनसेट का जो टाइम होता है ना, वो परफेक्ट टाइम होता है योगा प्रैक्टिस के लिए। शरीर ना पूरा ओपन हो गया रहता है। मॉर्निंग में योगा प्रैक्टिस करो, वो डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट वाला है, और शाम को योगा प्रैक्टिस करो, वो अलग इम्पैक्ट वाला है। सेम प्रैक्टिस सुबह अलग इम्पैक्ट करती है, शाम को अलग इम्पैक्ट करती है। मेरे लिए योगा प्रैक्टिस करना इट्स लाइक मी टाइम, कि ना अभी कुछ नहीं, मेरे घर पे कबाड़ के पास मैट लगाता हूँ, मम्मी को बोल देता हूँ ज़रा प्लीज़ शांत रहना, अभी मुझे बुलाना मत। वाइफ समझ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है, बेटा भी डिस्टर्ब नहीं करता है। पापा तो ऐसे भी कुछ मुझे कभी इंस्ट्रक्शन ही नहीं करते। सो होता है तो मम्मी के इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भरत आम कर, ये कर, वो कर, तो मैं बोलता हूँ अभी 1 घंटा आराम, फिर मैं योगा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं कई बार अपनी खुद की चैनल की गाइडेड प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। कई बार जैसे शिवानंदा योगा से हम सीख के आए, तो थोड़े दिन उसकी मोमेंटम में प्रैक्टिस रहती है, वो करते रहता हूँ, तो समय मिले ऐसे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। या आपका फेवरेट आसन कौन सा है? बहुत सारे आसन हैं, बट मुझे है ना नटराज आसन पसंद है। बहुत सारे आसन होते हैं, यानी ऐसा ऐसा जैसे कोई होटल में आप जाएंगे और आप पूछेंगे कि आपके होटल की सबसे अच्छी डिश क्या है, तो वो बोलेंगे सब डिश अच्छी है। कोई ऐसा बोलेगा कि ये डिश बराबर नहीं और ये डिश अच्छी नहीं है। बट एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड योगा साधक, मुझे ना नटराज आसन अच्छा करने में मज़ा आता है, जो बैलेंस बनाता हूँ, जो मैनेज करता हूँ, और मुझे वो पसंद है, पता नहीं, बट ऐसे बहुत सारे आसनाज है जो मुझे काफ़ी पसंद है। एक योगा में जो आप सबको क्लियर करना चाहेंगे? योगा मिथ ये है कि आप सब, ज़्यादातर लोग योग यानी फिजिकल एक्टिविटी समझते हैं। अभी ये काफ़ी मॉडर्न एज है, ऐसा नहीं कि अभी भी किसी को नॉलेज नहीं है, बट अभी भी योग यानी आसनास की कसरत टाइप की। तो काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि योगा मत करना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, योगा मत करना आपका नी का दुखाव बढ़ेगा, बट योगा से वो सब ठीक होता है। और प्रैक्टिकली योगा यानी नॉट ओनली आसनास, आसना तो खाली एक हल्का सा छोटा सा भाग है उसका। जैसे 187 सूत्र जो पतंजलि है ना, उसमें से 3 सूत्र ओनली उन्होंने आसना के लिए दी है, बाकी सब चित्त की वृत्ति उसके ऊपर ज़्यादा है। तो ये जो मीथ है ना, वो हम वो जब वो पर्सन करने जाएगा ना कोई सेंटर में, तब उनको पता चलेगा कि अरे ये आसनास के बदले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भरत सर बताते थे कि हाँ मुझे प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए, ध्यान ज़्यादा करना चाहिए, बट आसना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे सीधा बैठना है तो मेरी मेरुदंड, मेरी रीढ़ की हड्डी अगर स्ट्रेट होंगे ना, तो ही मैं प्राणायाम कर पाऊँगा। तो स्पाइन, मेरुदंड को ऐसे सीधा, अभी मैं ऐसे बैठा था, बट ऐसे मुझे विदाउट सपोर्ट बैठना है लंबे समय के लिए, तो मेरी स्पाइन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मसल्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आसनास करने, अंडरस्टैंड। और आसना फॉर दैट ओनली है। और उसके बाद हम प्राणायाम पे फोकस करें, प्राणायाम के बाद ध्यान, धारणा एंड समाधि, वो सब आगे की बात है, बट इसके लिए बेसिक में शरीर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो हम सीधा बैठ पाए। वो मिथ ये है कि चित्त के लिए योग है, नॉट फिजिकल अपीयरेंस, या क्या बोलते हैं कि शरीर के आसनास के लिए नहीं है। वो अभी भी 95% यही समझते हैं कि फिजिकल, सर यहाँ की फैट कम करनी है, थोड़ा बहुत लूज हो गया है, उसके लिए आसनस करने, तो वो उसके लिए योग नहीं है।
ओके, थैंक यू भरत जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा था तो ये समय कहाँ गया पता ही नहीं चला। शायद मेरी बात जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर वो ऑडियो भी सुनते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें रियल लाइफ में रिलेट होंगी ही, क्योंकि मैंने जो बताया ना वो किताबों में नहीं लिखा है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मेरे एक्सपीरियंस से शायद 50% लोग ना भी सहमत हो, बट इसे पर्सन टू पर्सन अपना अपना व्यू होते हैं। मेरा ये व्यू था। थैंक यू सो मच कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात क्लियर है, योगा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड के लिए भी है और पूरी लाइफ के लिए एक गिफ्ट है। भरत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सिंपल तरीके से हमें योगा के बारे में समझाया। अगर आप सुनने वाले भी योगा करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ब्रीथ करो, स्माइल करो और अनफिल्टर्ड रहो। नमस्कार।